जो कॉइन मैं 10 साल पहले, 15 साल पहले 500 रुपये से 1000 रुपये का देता था, वो उस कॉइन की वैल्यू आज की डेट में 2500, 3000, 4000, 5000 और अब तो मिलने भी धीरे-धीरे कम हो चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने 20 साल के एक्सपीरियंस की कि जिस चीज़ का फ़ायदा आप सब लोग उठा सकते हैं। एक कुछ चीज़ें जो हमने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर काउंट की और बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे थे इस 20 साल में। तो उसके हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ी कि हम अगर इस काम को करते हैं तो इसमें क्या क्या अल्ट्रेशन हम कर सकते हैं, क्या चीज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ की वजह से हमें फ़ायदे नुकसान के लिए इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो 20 साल के अंदर जो जो चेंजेस आए, जो जो बातें हुई, उसका आज थोड़ा सा निचोड़ निकल कर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं कि जो इस काम को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कलेक्टर, डीलर या इन्वेस्टर। तो दोस्तों सबसे पहले जब मैं इस लाइन में आया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सोशल मीडिया उस समय पे उतना एक्टिवेट नहीं था और हम लोगों ने, ख़ास तौर से मैंने अकेले ये लाइन जब ज्वाइन की तो सबसे पहले मैं कलकत्ता गया एग्जीबिशन में। उसके साथ साथ मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि एग्जीबिशन में जाना, ये जो मंथली मीटिंग्स होती थी उन दिनों में पंजाब में, लुधियाना में और संगरूर में मीटिंग होती थी और हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट अश्वनी जी थे जो संगरूर में मीटिंग करते थे और लुधियाना में नरेंद्र पाल जी थे, वो मीटिंग करते थे। तो लगभग 20 साल पहले मैंने संगरूर, लुधियाना इन मीटिंग्स में जाना शुरू किया। फिर उसके साथ साथ और भी जहाँ पर भी कोई भी एग्जीबिशन होती थी मैं लगभग सभी जगह जाता था। और इस लाइन की खूबी ये थी कि इस लाइन में जितने भी डीलर थे, कभी भी ज़्यादातर 99% तक कोई भी किसी के लिए, डीलर के लिए हेल्पफुल नहीं होता था और ना ही कोई शेयर करना चाहता था कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है। अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका जजमेंट बड़ा मुश्किल होता था। चीज़ खरीदने के बाद भी ये डिफ़िकल्ट होता था किसी से उसकी वैल्यू पता कर ली जाए और सही वैल्यू उसकी पता चले, क्योंकि हर आदमी ये कहता था कि आपको बेचना कितने में है। तो इस तरीके से डिफ़िकल्ट बहुत होता था। तो टाइम टू टाइम सब चीज़ों की एक नॉर्मल बहुत कम प्राइस में परचेज़ करना, उसको एग्जीबिशन में जाके फिर जब ये जजमेंट हुआ कि भाई ये सारी चीज़ें हम ले रहे हैं बेचने के लिए, हमें बहुत कम मार्जिन होते थे या ऐसा होता था कि हमने कोई चीज़ अगर टोटल मिला के 10 से 20 हज़ार की खरीदी तो हम वो 1000, 1500, कई बार ऐसा होता था कि उसमें से जो रेयर चीज़ें होती थी हमें उसके बारे में भी उतना ज़्यादा नहीं पता था। तो फिर हमने कोशिश ये की कि भाई थोड़ा सा अप्रोच अपनी और बढ़ाई जाए। तो उन दिनों में स्टॉल जो है वो 6000, 8000, 10,000, ख़ास तौर से जो स्टॉल कोयम्बटूर में जाता था, कोयम्बटूर में रेगुलर लगभग साल में 2 या 3 एग्जीबिशन कम से कम होती थी। तो कोयम्बटूर में भी हम बहुत सारे कॉइन लेके गए और स्टॉल पे हमने फैला दिए। फिर हम ये रखते थे कि भाई अभी हमें इसमें से रेयरिटी कम पता थी, तो जितने भी लोग हमारे पास आते थे वो उसमें से सेलेक्ट करके ले जाते थे और हमने प्राइस रखा हुआ था कि भाई अगर हमने ये चीज़ें 4 रुपये, 5 रुपये या 6 रुपये से खरीदी हैं तो उसको हम 20 रुपये, 25 रुपये के हिसाब से बोलते थे कि आप छाँट के कोई भी ले जाओ। तो सभी का फ़ायदा ये होता था कि उन लोगों को नॉलेज होती थी, वो उसमें से छाँट के निकालते थे। तो जिस टाइम हम उनको सेल कर रहे होते थे उस टाइम पर हम नोटिस करते थे कौन कौन से कॉइन ज़्यादा बिक रहे हैं, तो उससे हमें जजमेंट होता था कि ये कॉइन तो महंगा होना चाहिए अगर ये बिक रहा है। तो ऐसे करते करते साल निकल गए, 2 साल निकल गए। फिर उसके बाद हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो करेंसी का भी टाइम था उन दिनों में, तो उन दिनों में मार्केट की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लगभग 20 साल पहले। तो आप मानकर चलिए कि 1 रुपये का एक पैकेट उन दिनों में कम से कम 2000 रुपये का रेट था और जो 1964 का पैकेट था उसकी वैल्यू उन दिनों में, अब सोच कर चलिए, अभी तो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू बहुत चेंज आई है, लेकिन उस समय पर 1 रुपये का 1964 का पैकेट 50 लाख रुपए तक बिकता था और 1 रुपये का सिग्नेचर सेट 50,000 से 60,000, 70,000 तक बिकता था। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन, इतनी हाई डिमांड थी उन दिनों में कि 1 रुपये का पैकेट अगर कॉमन से कॉमन पैकेट है तब भी वो 2000 से ऊपर ही होता था। और इसी तरीके से चांदी के सिक्के की वैल्यू भी 2000, 2200, 2500 इस तरीके से होती थी। तो इस टेन्योर में हमने
उस टाइम पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, और चांदी और पेपर मनी इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी कम होती थी। लेकिन अचानक ही उसके कुछ 2-3 साल बाद ही इसमें एकदम से इतना डाउनफॉल आया कि पेपर मनी में जो करेंसी थी, कोई भी कहीं से भी लॉट निकले, उस टाइम पर हम उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि पेपर मनी में जो 1 रुपये का पैकेट है, उसकी वैल्यू सीधा ही 2200 से घटकर 800, 900 और 1000 रुपये तक पहुंच गई, 1100 रुपये तक पहुंच गई। जो 1964 वाला पैकेट था, उसकी वैल्यू पहले 50 लाख से कम होते होते 20 लाख तक आई, फिर वो 15 लाख तक आ गई। तो जो पैकेट 50 लाख का होता था, वो पैकेट हमारे पास आया करीब करीब 8 से 9 साल पहले, 10 साल पहले, तब वो हमने ही पैकेट उसको 9 लाख रुपए का बेचना पड़ा था हमें। तो आप ये मानकर चलिए कि 50 लाख से गिरते गिरते उसकी वैल्यू 9 लाख तक पहुंच गई। तो 8-9 लाख रुपए पहुंचने के बाद इस फील्ड में एकदम से हमें रियलाइज़ हुआ कि जो लोग थोड़े बजट के थे और जो लोग कम पैसों से काम कर रहे थे, तो मार्केट में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आने की वजह से बहुत लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। और बहुत सारे लोग जिनका अपना पैसा लगा हुआ नहीं था, जिन्होंने इंटरेस्ट पे पैसा लेके लगाया था या दूसरों का माल था, या उन्होंने इन्वेस्ट इस तरीके से किया हुआ था कि इंटरेस्ट पे लेके या किसी भी इस तरीके से, तो बहुत सारे लोग इस मार्केट से आउट हो गए। तो ये भी हमारे दिमाग में एक डर बैठ गया था कि भाई ये चीज़ें इतने डाउन एकदम से हो सकती हैं जिस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसी तरीके से एक पोजीशन और थी कि इसमें 5 रुपये का बसवेश्वर का कॉइन आता था, महात्मा बसवेश्वर, कॉपर निकल का। उसकी वैल्यू उन दिनों चल रही थी जगत गुरु नारायण के बराबर, लगभग 80 से 100 रुपये के आसपास, और 100-125 रुपये तक वो बिक जाता था। लेकिन कोयम्बटूर और उधर आपका त्रिवेंद्रम में एक एग्जीबिशन हुई, उस टाइम पर वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लॉट निकला, और इतनी बड़ी क्वांटिटी निकली कि उसका जो पैकेट था उस एग्जीबिशन के बाद 100 कॉइन का पूरा पैकेट ही आपको 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये तक आ गया। मतलब बसवेश्वर वाला कॉइन 8 रुपये से 10 रुपये की रेंज में उन दिनों में एकदम से डाउनफॉल आया। तो हमारे दिमाग में भी एक कन्फ्यूज़न होने लगा कि भाई इस लाइन में क्या बिजनेस एक सेफ है या नहीं है। तो ये चीज़ें तो हमेशा आदमी को डराती हैं कि कम इन्वेस्टमेंट वाला आदमी अगर इस तरीके से इन्वेस्ट कर लेगा और कभी भी कोई इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा तो उसको सहन ही नहीं कर सकता। सेम पोजीशन चांदी के सिक्कों में भी हुई। कुछ टाइम बाद चांदी के सिक्कों में भी ऐसी पोजीशन आई कि जो सिक्का 2200 रुपये बिक रहा था, वो सिक्का गिरते गिरते 800, 900, 950 पर आ गया। चाहे इसमें चांदी की वैल्यूशन का डिफरेंस था या क्वांटिटी का वेरिएशन था, लेकिन जो सिक्का 2200 बिक रहा था वो भी 800, 900 और 1000 रुपये की रेंज में आ गया। मतलब आपकी एकदम से डाउनफॉल 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये की रह गई। जिसकी इन्वेस्टमेंट दूसरे की थी वो भी दिवालिया हो गए, और उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये लाइन छोड़ दी। तो इस टेन्योर में, इस पीरियड में जब ये टेंशन चल रही थी, उन दिनों में मैं कुछ सीनियर्स के साथ बैठा था एक बार, तो यही सारी बातें चल रही थी कि भाई अगर मान लो न्यूमिस्मेटिक फील्ड में कोई काम करना है तो एक स्ट्रॉन्ग कैसे हो, आदमी मजबूत कैसे हो। अगर किसी भी बिजनेस में इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है तो आदमी किस तरीके से, क्या सोच के उसमें इन्वेस्ट करे कि अपना पैसा नुकसान में ना जाए। और जितने लोग इस लाइन को छोड़ के चले गए, उनका पैसा अपना नहीं था इसलिए छोड़ के चले गए, या इतना बड़ा नुकसान था कि वो सहन ही नहीं कर पाए। फिर उसके बाद उस डिस्कशन में कुछ चीज़ें हमने ऐसी नोटिस की जो हमने उसी टाइम पे सोच लिया कि ये बातें बहुत जेन्युइन हैं। और वही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आज, कि जब चांदी के रेट की वजह से चांदी के सिक्कों में बहुत बड़ा वेरिएशन आता है, पेपर मनी में बहुत सारी चीज़ों में बहुत वेरिएशन आए, क्योंकि क्वांटिटी के लॉट अगर निकल गए, खास तौर से रिपब्लिक इंडिया की क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल होती है और कभी भी कुछ भी बड़ी क्वांटिटी में निकल सकता है। लेकिन जब हमारा सीनियर्स के साथ जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग थे, जिनकी आज की डेट में सेकंड और थर्ड जनरेशन भी काम कर रही हैं, उन लोगों से बात हुई, तो उन लोगों के ग्रुप डिस्कशन में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये बात शुरू हुई कि देखो क्या चीज़ गिर सकती है, जिसका लेवल होगा वही गिरेगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि चांदी एक मेटल डिपेंडेंट आइटम है। अगर इसमें आप एंटीक्विटी में या इसमें कॉइन्स में आप काम करते हो तो ये मेटल डिपेंडेंट है। अगर आप सिर्फ रेयरिटी में करते हो तो उसकी डिपेंडेंसी मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मान लो आप कोई भी कॉइन है 1939 का है और वो 2 लाख से 5 लाख या 8 लाख का बिक रहा है, तो उसमें मेटल का वेरिएशन उतना काउंटेबल नहीं आएगा। तो अगर कोई भी चीज़ मेटल डिपेंडेंट है तो उसका वेरिएशन कभी भी आ सकता है,
कॉमन चीज़ों में अगर आप सिल्वर में करते हो तो उसमें मेटल पे डिपेंडेंसी रहेगी ही रहेगी। तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि जो चीज़ बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई हैं वो चीज़ें हमेशा से स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग रहेंगी, क्योंकि उसमें गिरने का स्कोप ही नहीं है। वो कौन सी चीज़ें थी जिसमें गिरने का स्कोप नहीं था? वो थी रिपब्लिक इंडिया की कॉमन आइटम, ब्रिटिश इंडिया के कॉपर कॉइन्स। कॉपर कॉइन्स बेसिकली एक लेबर करेंसी थी। लेबर करेंसी हम उसको कहते हैं, जैसे आज की डेट में हम 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये करेंसी अगर हमारे पास आती है तो हम कभी भी ऐसा नहीं है इसको अलमारी में उठा के रखेंगे। अभी हमने सब्जी वाले से ली, हमने दूध वाले को दे दी, दूध वाले से ली, हमने तीसरे आदमी को दे दी। वो लेबर करेंसी इसीलिए कही जाती है कि वो करेंसी सुबह से शाम तक 10 से 20 लोगों में, 50 लोगों में, 100 लोगों में सर्कुलेट होती रहती है। तो वो चीज़ें छोटे से छोटे डिनोमिनेशन जो आज की डेट में सर्कुलेशन में है, अभी इस समय पे 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, ये चीज़ें लगभग बंद हो चुकी है मार्केट से, क्योंकि इनकी मोनेटाइज वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रही और न इसका कुछ आता है। इन्फ्लेशन की वजह से इन चीज़ों की वैल्यू वैसे भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन लेबर एंड करेंसी अगर हम आज बात करेंगे तो 1 रुपये से 10 रुपये के सिक्के, 1, 2, 5 और 10, ये सब लेबर करेंसी में आते हैं। इसी तरीके से ब्रिटिश पीरियड में कॉपर के जो कॉइन आते थे, जिसमें 1/12, हाफ पाइस, क्वार्टर आना, हाफ आना, 1 आना, 2 आना, ये सारे लेबर करेंसी में आते थे कॉपर कॉइन्स। तो ये मेटल डिपेंडेंट कभी भी नहीं है। अगर मेटल की वैल्यू 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये किलो है तो एक बिल्कुल बेस मेटल है, जिसकी मेटल की वजह से कोई वेरिएशन बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है उसमें। उसमें हमेशा से अगर कॉपर के अंदर आपके पास कंडीशन आती है, चाहे वो 1/12 हो, चाहे वो हाफ पाइस हो, चाहे वो क्वार्टर आना हो, चाहे वो हाफ आना हो, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, ये सारी चीज़ें मेटल डिपेंडेंट नहीं है। तो ब्रिटिश पीरियड की जो लेबर करेंसी थी, जो मिनिमम छोटे डिनोमिनेशन थे, वो डिनोमिनेशन अगर आप कलेक्शन करते हैं, उन लोगों का कहना ये था जो हमारे सीनियर थे कि भाई अगर इन चीज़ों में आप काम करते हो तो लाइफ में कभी भी इनके भाव गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर जो रेयरिटी है वो रेयरिटी सिर्फ इसलिए है कि ये चीज़ें कभी भी किसी ने इसको केयर नहीं की और इसको किसी ने संभाल के नहीं रखा। लेबर करेंसी होने के नाते किसी ने कभी इसको कलेक्ट भी नहीं किया, तो ये चीज़ें अच्छी कंडीशन में मिलेंगी ही नहीं। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये ये रेगुलर सर्कुलेशन में रहेंगे तो कोई संभाल के रखेगा ही नहीं। अगर आपके पास चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के हैं तो आप उसको अलमारी में संभाल के रखोगे तो उसकी कंडीशन, क्वालिटी आपको मिलेगी। लेकिन जो कॉपर के लोअर डिनोमिनेशन की चीज़ें हैं उसको कोई भी संभाल के नहीं रखता था, इसलिए या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए या ज़्यादा यूज़ होने की वजह से घिस गए, ख़राब हो गए, डैमेज हो गए, या उसको सीधा बर्तन वाले को जाके दिया जाता था। पहले एक कल्चर बना हुआ था कि भाई कॉपर के सिक्के ब्रिटिश इंडिया के अभी यूज़ में नहीं आ रहे, वो बर्तन जाके कढ़ाई ले ली या बर्तन, तांबे का बर्तन, पीतल के बर्तन उसके बदले में ले लेते थे और वो उनको फर्नेस पे भेज देते थे जो गला के मेटल की तरह यूज़ हो जाते थे। तो जो लेबर करेंसी है, अब उसी समय हमें ये महसूस हुआ कि भाई लेबर करेंसी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ थी कि जिसकी वैल्यू कभी भी नीचे नहीं जाएगी, वो गिरेगी नहीं। और अगर उसमें अगर आपके पास अच्छी कंडीशन का माल इकट्ठा हो जाता है तो टाइम टू टाइम उसका बहुत अप्रिशिएशन आपको मिल सकता है। तो उस समय से हमने डिसाइड किया कि भाई ब्रिटिश इंडिया में कॉपर कॉइन्स में हम अपना मेन कलेक्शन रखेंगे। तो आप मानकर चलिए कि लगभग 2010 के आसपास, 2010 और 12 के आसपास मैंने टोटल अपना सारा काम, जिसमें मेनली मैंने ब्रिटिश इंडिया कॉपर का, कॉपर निकल का जो नॉन सिल्वर है उसका कलेक्शन करना शुरू किया। और जब से लेके आज तक हमारे पास कॉपर का सबसे ज़्यादा हम कलेक्शन वही करते थे, जिसके पीछे हमने 269 कॉइन्स टोटल बने हैं नॉन सिल्वर में। तो इसमें 15 कॉइन मिसिंग की हम फाइल भी बनाते थे और ये काफ़ी लंबे टाइम से बना रहे हैं। और जो कॉइन मैं 10 साल पहले, 15 साल पहले 500 रुपये से 1000 रुपये का देता था, वो उस कॉइन की वैल्यू आज की डेट में 2500, 3000, 4000, 5000 और अब तो मिलने भी धीरे धीरे कम हो चुके हैं। तो हम हमेशा से ही एक बात मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ जिसका गिरने का स्कोप नहीं है, जो उससे नीचे गिर नहीं सकती, जिसका मार्केट में ये डर ही नहीं है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल हो जाएगी या आ जाएगी या अनएक्सपेक्टेड कहीं से मिल जाएगी, वो चीज़ें मिलने का स्कोप भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। तो कभी भी अगर आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी अपनी इन्वेस्टमेंट में देखनी है तो नॉन सिल्वर के जो कॉइन्स आते थे ब्रिटिश पीरियड के, इसी तरीके से रिपब्लिक इंडिया में
जिन चीज़ों में आपको लगता है कि बेस मेटल है और इसमें अगर आप कोई भी कलेक्शन करते हैं तो आपका जो परचेज प्राइस है वो बिल्कुल ज़मीनी है, आपने बहुत महंगा कुछ नहीं लिया हुआ, तब उसमें आपको नुकसान का डर नहीं है बिल्कुल भी कभी भी, और ये एक सिक्योर्ड आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें भी अब आपको बेनिफिट बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि वो चीज़ें आपको मिल जाएँ जो रेयर चीज़ें हैं। अब मान लो सुभाष 96 है, 1996 का सुभाष चंद्र बोस का कॉइन, वो अपने आप में रेयर है, उसमें मेटल डिपेंडेंसी कभी भी नहीं रहेगी, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी कहीं से अवेलेबल हो जाएगी। इंटरनेशनल क्रॉप साइंस या जितने भी रेयर कॉइन है, वो कॉइन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से उन रेयर चीज़ों में स्कोप नहीं है कि उसमें कोई डुप्लीकेसी आएगी। लेकिन अगर आपको मजबूती से काम करना है तो एक लेबर करेंसी अच्छी कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास होती है तो आप मानकर चलिए कि वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि 20 साल में हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी आई है, जो चीज़ें हम स्ट्रॉन्ग होकर कर पा रहे हैं। लगभग हमने 2015 से ही एग्जीबिशन करनी शुरू कर दी थी, और अब हमारी 17th रन फेयर आ रहा है, तो 17 साल 17वीं एग्जीबिशन। तो आप मानकर चलिए कि ये एक्सपीरियंस हमारा इसलिए है कि हमने इसमें अपने 20 साल बिताए हैं। अब 20 साल में हमें पता चला है कि किस चीज़ों के नुकसान से वो लोग बाहर निकले हैं, किस चीज़ों ने उन्हें फ़ायदा किया है, क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर कॉमन चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसी चीज़ कीजिए जो मेटल डिपेंडेंट ना हो, जिसमें आपका रिस्क फैक्टर कम से कम हो। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले इसी तरीके के और एपिसोड आपके लिए लाएंगे, जिससे आप हमारी नॉलेज का, हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसके लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को गेन कर पाएँ। थैंक यू।